भो छात्राः सुप्रभातम्। अद्य प्रातःकालीन रमणीयवेलायां संस्कृतवादने भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अद्य अहं तव समक्षे विशेषणविशेष्य अन्विति विषये चर्चां करिष्यामि। इतः पूर्वम् एकं श्लोकं युष्माकं कृते। आरम्भगुर्वीक्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना उच्छाएव मैत्री खलसज्जनानां। श्लोकम् एकवारं पुनः। आरम्भगुर्वीक्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् और दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना उच्छाएव मैत्री खलसज्जनानाम्। अयं श्लोकः नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकात् उद्धृतः। मूलरूपेण अयं श्लोकः महाराज भर्तृहरि विरचित नीतिशतकात् संकलितः। नीतिशतके कविः कथयति यत् सज्जन पुरुषाणां मैत्री दिनस्य परार्धभागस्य छाया इव भवति। पूर्वं न्यूना शनैः शनैः वृद्धिमती जायते, परंतु दुर्जन पुरुषाणां मैत्री दिनस्य पूर्वार्धभागस्य छाया इव भवति। प्रथमं तु अतीव घनिष्ठा, परंतु शनैः शनैः क्षैणी भवति। श्लोकस्य भावं हिंदी भाषायां। यह श्लोक नवीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक से उद्धृत है, आप सब पढ़ते हैं। मूल रूप से महाराज भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक से लिया गया है ये श्लोक। इसमें कवि ने सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों की मित्रता के संबंध में चर्चा की है, उनकी तुलना की है। सज्जन व्यक्ति की मित्रता कैसी होती है और दुर्जन व्यक्ति की मित्रता कैसी होती है। सज्जन व्यक्ति की जो मित्रता है वो तो दिन के परार्ध भाग की छाया के समान होती है। दिन के परार्ध भाग की छाया माने दोपहर के बाद की छाया। पहले छोटी होती है, बाद में धीरे धीरे बढ़ती रहती है और शाम को बहुत लंबी हो जाती है सूर्यास्त के समय। परंतु दुष्ट व्यक्ति की जो मित्रता है वो दिन के पूर्वार्ध भाग की छाया के समान होती है। पहले तो सुबह सुबह बहुत लंबी छाया होती है, लेकिन धीरे धीरे कम होती जाती है और दोपहर में बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। ये दुष्ट लोगों की मित्रता ऐसी होती है। तो इस श्लोक में आपको संदेश जो दिया गया है वो ये है कि आप सज्जन व्यक्ति का चुनाव करिए संगति के लिए, उससे आप मित्रता करिए। उसकी मित्रता टिकाऊ होगी और रोज़ बढ़ने वाली होगी। और अगर दुष्ट व्यक्ति आपको मिल गया मित्रता के लिए तो उसकी मित्रता पहले तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन धीरे धीरे कम होती जाएगी और बाद में अगर शत्रुता में भी न बदल जाए तो कोई बात नहीं। तो मैं समझता हूँ आप सज्जन मित्र का चुनाव करेंगे। आइए अब चलते हैं व्याकरण की ओर। और व्याकरण में हाई स्कूल, इंटर दोनों में विशेषण और विशेष्य के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी रूप में भी पूछे जाएं। तो विशेषण और विशेष्य की क्या अन्विति होती है उस संबंध में हम आप चर्चा करेंगे आपके सामने। बच्चे अक्सर गलती करते हैं पहले तो ये समझने में कि इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, क्योंकि प्रश्न पत्र में कई प्रश्न आते हैं, ठीक है, कि आप इसमें विशेषण का चुनाव करिए या विशेष्य का चुनाव करिए। फिर यहाँ पर विशेषण में ये विभक्ति है तो विशेष्य में क्या होगी, या विशेष्य में ये है तो विशेषण में क्या होगी। तो इसके लिए आपको विशेषण और विशेष्य की अन्विति समझनी चाहिए, उसके क्या नियम हैं वो समझने चाहिए। जब वो समझ में आ जाएंगे तो फिर कोपि काठिन्यम ना भवत्, कोई भी कठिनता आपको विशेष्य और विशेषण
संबंधी प्रश्न में नहीं होगी। तो आइए चलते हैं। विशेषण विशेष्य अन्विति। सबसे पहले विशेषण को आप समझ लीजिए, विशेषण क्या होता है। आपने सामान्य रूप से पढ़ा होगा विशेषण किसे कहते हैं, कोई बता सकता है बच्चा? हाँ, विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है। ठीक है, जो विशेषता बताई जाए। जैसे बालक कृष्ण वर्ण का है तो कृष्ण वर्ण क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। बालक गौर वर्ण का है तो गौर वर्ण क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। जो विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, विशेषण होता है। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे राम गौर वर्ण का है तो यहाँ विशेष्य क्या हो गया, राम, क्योंकि राम की विशेषता बताई जा रही है। और गौर वर्ण क्या हो गया, वो विशेषण हो गया। ठीक है, समझ गए? तो विशेषण की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताएं वो विशेषण होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम पदों की जो विशेषण, जैसे हमने राम का नाम लिया यहाँ पर, तो राम क्या था, ये संज्ञा शब्द था। ठीक है, वाह, वे सब, ये सब क्या हैं, तुम, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। तो चाहे सर्वनाम की विशेषता बताई जाए या संज्ञा पदों की विशेषता बताई जाए, तो संज्ञा या सर्वनाम पदों की जो विशेषता बताते हैं शब्द, वो विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण पद जिन संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं तो उन संज्ञा या सर्वनाम पदों को विशेष्य कहते हैं। ठीक है, और एक केवल अगर दो शब्दों में अगर आपको समझना है विशेषण और विशेष्य को, तो समझ लीजिए, जो शब्द विशेषता बताए वो विशेषण, जिसकी बताए वो विशेष्य। ठीक है, जिसकी बताए वो विशेष्य। राम की बता रहा है तो राम विशेष्य हो गया। जो विशेषता कृष्ण है, गौर है, ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये विशेषण हो गए। अब आइए विशेषण और विशेष्य की अन्विति को समझने के लिए या विशेषण और विशेष्य के अन्विति संबंधी प्रश्न को समझने के लिए, सही उत्तर देने के लिए आप एक ये 2 लाइन का एक श्लोक याद कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप समझ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यद लिंगम यद वचनम याच विभक्ति ही विशेष्येषु तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्ति ही विशेषणेषु। इसका तात्पर्य यह है कि विशेष्य का जो लिंग हो, जो वचन हो या जो विभक्ति उसमें लगी हो, वही विभक्ति और वही लिंग, वही वचन विशेषण में होना चाहिए। ठीक है, ये अन्विति है। ठीक है, अन्विति पेपर में गलत आती है, या आपको विशेषण विशेष्य छांटना होता है, तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि विशेषण वही हो सकता है किसी विशेष्य का जिस विशेष्य में जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग है, वही लिंग और वचन आपको विशेष्य में भी, विशेषण में भी मिलेगा। तो विशेष्य और विशेषण के जो ये लिंग, वचन और विभक्ति एक समान होते हैं। ठीक है, ये नहीं है विशेषण में लिंग वचन कुछ और है, विभक्ति कुछ और लगी है और विशेष्य में कुछ और लगी है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो पहचान है कि आपका अनुच्छेद दिया होता है, उसमें वो पूछता है कभी कभी कि इसका विशेष्य बताइए, इसमें विशेषण कौन है या विशेष्य क्या है। तो आप देख लीजिए, जो दोनों पदों में एक विभक्ति, एक लिंग, एक वचन हो, वही विशेष्य विशेषण होंगे। ठीक है, या अन्विति सही करनी हो तो आप एक जो विशेष्य में लिंग, वचन या विभक्ति लगी हो, वही लिंग, वचन और विभक्ति आप विशेषण में भी लगा दीजिए। ठीक है, जैसे उदाहरण हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखिए, रामः वीरः या वीर बालकः अस्ति। रामः वीर बालकः अस्ति। यहाँ पर रामः और वीर बालकः, इसमें जो वीर बालकः, वीर है, ये तो क्या है, ये है विशेषण, और रामः ये है विशेष्य। ठीक है, क्यों, वीर बालक है ना, ये राम की विशेषता बता रहा है, इसलिए राम विशेष्य हो गया। जिसकी विशेषता बताई जाए ना, तो राम की बताई जा रही है, इसलिए विशेष्य हो गया। और यहाँ पर वीर बालक है, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। राम क्या है, वीर बालक है। या बालक न हो, केवल वीरा है, तब भी एक ही बात है, वीरा हो जाएगा विशेषण।
अब यहाँ पर बालक भी आया साथ में, तो वीर बालका है पूरा विशेषण हो गया। अब देखिए दोनों में एक ही विभक्ति, एक ही वचन, एक ही लिंग है। रामः पुल्लिंग है, वीर बालका पुल्लिंग है। रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन, वीर बालका प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो वचन लिंग विभक्ति एक ही है ना दोनों में, इसलिए ये आपस में विशेषण और विशेष्य हुए। अब अगर पूछा जाए इसमें विशेषण कौन है विशेष्य कौन है, तो आप अब चयन कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए, यहाँ राम की बताई जा रही इसलिए राम विशेष्य है, और वीर बालका ये विशेषता है कि वो वीर बच्चा है, इसलिए वीर बालका ये विशेषण है। इसी तरह से ये तो पुल्लिंग का उदाहरण हो गया। अब हम एक स्त्रीलिंग का बताते हैं, जैसे मीरा वीरा बालिका अस्ति। यहां देखिए मीरा वीरा बालिका अस्ति, मीरा वीर बालिका है, तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है, मीरा की। क्या विशेषता है, वीरा बालिका है। तो अब यहाँ पर ये विशेष्य हो गया, ये विशेषण हो गया। अब दोनों में देखिए एक ही विभक्ति, एक ही वचन, एक ही लिंग है। मीरा स्त्रीलिंग है, वीरा बालिका ये भी स्त्रीलिंग है। मीरा प्रथमा विभक्ति है, वीरा बालिका में भी प्रथमा विभक्ति है। वचन इसमें भी एक वचन है, इसमें भी एक वचन है, इसलिए ये दोनों विशेष्य विशेषण हैं। ठीक है, दोनों में एक विभक्ति, एक लिंग, एक वचन होना चाहिए। अब हम दूसरा तीसरा उदाहरण देते हैं नपुंसक लिंग का, जैसे फलम फलम मधुरम अस्ति, मधुरम अस्ति। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फलम मधुरम अस्ति, इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, कैसे पहचानेंगे। जिसकी विशेषता यहाँ क्या, फल मीठा है, मीठा क्या हो गया विशेषण, क्योंकि ये यही विशेषता है जो इस फल में है। कुछ फल खट्टे भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो फल है वो मीठा है, तो मधुरम क्या है, ये विशेषण है। अब किसकी विशेषता बता रहा है, फल की, तो फल यहाँ पर क्या हो गया, ये विशेष्य हो गया। अब देखिए दोनों में एक ही व्यक्ति, एक ही लिंग, एक ही वचन है। मद फलम ये क्या है, नपुंसक लिंग, मधुरम नपुंसक लिंग, एक वचन है प्रथमा व्यक्ति का, ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। ठीक है, फलम मधुरम अस्ति, तो ये विशेषण विशेष्य आपस में हो गए। यही अन्विति है कि अगर फलम है तो ये मधुरम होगा। यहाँ पर ये नहीं है ये फलानी है और ये मधुरम हो जाए, ऐसा नहीं। अगर ये फलानी वचन इसका बदल जाएगा तो ये मधुरानी हो जाएगा। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है, यही विशेषण और विशेष्य की अन्विति कहलाती है। अर्थात जो वचन, जो विभक्ति, जो लिंग विशेषण में हो, विशेष्य में हो, वही विशेषण में भी होगा। ठीक है, तभी वो आपस में विशेष विशेषण होंगे। तो ये हो गया। और उदाहरण हम लिख देते हैं, आप देखिए, अयम वृक्षः शोभनः अस्ति। अयम वृक्षः शोभनः अस्ति। दूसरा देखो, इयम लता शोभना अस्ति। इयम लता शोभना अस्ति। तीसरा उदाहरण देखिए, इदम फलम मधुरम अस्ति। तीन उदाहरण ये हैं।
और 3 उदाहरण ये थे। इसमें भी देखिए, अयम वृक्षा शोभनः अस्ति, अयम वृक्षा शोभनः अस्ति, ये जो विशेषण विशेष की अन्विति है ये आपके शुद्धिकरण में भी काम आएगी। जब आता है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करिए, तो उसमें भी कभी कभी विशेषण विशेष संबंधी गलतियां होती हैं, तो वो भी वहाँ भी आपको ये काम आएगा नियम। अब देखिए यहाँ पर अयम है, ये पुल्लिंग शब्द है, वृक्षः ये भी पुल्लिंग है, शोभनः ये भी पुल्लिंग है, इसलिए ये तीनों जो हैं आपस में विशेषण विशेष्य हैं। ठीक है, शोभनः माने सुंदर, ये तो हो गया विशेषण। अयम वृक्षः माने यह पेड़, ये हो गया विशेष्य। अब यहाँ पर ये तो पुल्लिंग का उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण जो हम लिख रहे हैं, लिखा है, वो है स्त्रीलिंग का। यहाँ देखिए, इयम लता शोभना अस्ति, यहाँ पर इयम ये स्त्रीलिंग का शब्द है, ये अयम पुल्लिंग का था, ये वृक्षा के साथ आया था क्योंकि वृक्ष पुल्लिंग शब्द था। यहाँ लता स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके साथ में इयम जो पद आया है ये स्त्रीलिंग का आया है। ठीक है, और आगे इसीलिए स्त्रीलिंग में शोभना आया है, शोभना नहीं, ये शोभना पुल्लिंग था, शोभना बड़ा की मात्रा लगी है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। तो ये तीनों शब्द जो हैं स्त्रीलिंग के हैं, इसीलिए यहाँ पर ये लता के विशेषण बन के आए हैं। ये विशेषण है शोभना, लता की विशेषता बता रहा है, इसलिए लता विशेष्य है। और लता के साथ इयम आया है क्योंकि लता स्त्रीलिंग है, इसलिए इयम भी जो है स्त्रीलिंग, उसमें स्त्रीलिंग में ही आया है। ठीक है, तो इयम लता शोभना अस्ति। कभी कभी वाक्य शुद्ध करने को आता है तो उसमें इसी तरह से गलतियां होती हैं। यहाँ अयम लिखा है तो यहाँ इयम लिख देगा या इदम लिख देगा, तो उसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये वृक्ष अगर पुल्लिंग है तो यहाँ पर अयम आएगा। पुल्लिंग में अयम आता है, स्त्रीलिंग में इयम आता है। और तीसरा उदाहरण आ रहा है, वो आपका नपुंसक लिंग के भेद को स्पष्ट कर देगा। ये फलम यहाँ पर नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए फलम के साथ में इदम आया है, इदम नपुंसक लिंग का शब्द है। तो इदम फलम, और मधुरम, मधुरम भी नपुंसक लिंग में ही है। अस्ति, यह फल मीठा है, तो इदम फलम मधुरम अस्ति, ये तीनों ही पद नपुंसक लिंग के हैं। ठीक है, मधुरम तो विशेषण है, फलम, ये इदम फलम जो है ये विशेष्य है। ठीक है, चूँकि फलम नपुंसक लिंग है उसके लिए इदम आया। अगर यहाँ इयम आता है तो गलत है, इसका मतलब आपको इदम सही करना पड़ेगा। तो वाक्य शुद्धि में भी ये आपके काम आएंगे और विशेषण विशेष्य की अन्विति में भी ये नियम आपके काम आएगा। तो ये हाई स्कूल इंटर दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए कॉमन रूप से हमने आपको ये समझा दिया। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे और ऐसी गलती नहीं करेंगे जिसमें विशेषण विशेष्य संबंधी प्रश्न आपसे गलत हो जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। शेष कल।